एक छोटे से शहर तिरुपुर से निकलकर भारत के उपराष्ट्रपति पद तक का सफर, इसी टाइटल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन की, जो अपने जीवन की शुरुआत आरएसएस की शाखाओं से किए और महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और अब 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं। इसके साथ, इस कहानी के साथ आपको यह भी हम बताएंगे कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। और इसको समझाने के लिए, जैसा कि हम हमेशा रेफरेंस के तौर पर बुक का इस्तेमाल करते हैं, नाम बताते हैं, आपको कुछ बुक का रेफरेंस के तौर पे नाम भी बताएंगे जहां से मैंने इसको उठाया है। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई बुक है। दूसरा जो हम बुक लेंगे वो होगा डीडी बसु का लिखा हुआ बुक कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरा जो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बुकलेट होगा, जो 2025 में इसने जारी किया है। इसी के रेफरेंस के साथ हम इसको लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति हमारे बनने वाले हैं, इनके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं और उनके परिचय को समझ लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन यानी कि चंद्रपुरम पोनु स्वामी राधाकृष्णन, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। ये एक साधारण परिवार में जन्मे। इनकी मां जानकी अम्ल, जो आज भी तिरुपुर के छोटे से क्षेत्र में रहती हैं। इस बच्चे का, जो हमारे उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं, इनका बचपन देशभक्ति और समाज के सेवा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहा। 16 से 17 साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ गए। निश्चित रूप से इसके करने के पहले वो एक शानदार टेनिस खिलाड़ी भी थे, खेल में भी अव्वल थे, पढ़ाई भी इनकी काफी अच्छी थी, लेकिन उनका मन हमेशा राजनीति और समाज की सेवा में लगा रहा। आरएसएस ज्वाइन करने के बाद वो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, इसमें शामिल हो गए। और इसमें शामिल होने के बाद इनके कार्यों के कारण लोग इन्हें तमिलनाडु का मोदी कहने लगे। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं इनके राजनीतिक सफर को। राजनीतिक सफर इनकी शुरू कहां से हुई। 1990 के दशक में राधाकृष्णन ने बीजेपी में बहुत नाम कमाया। 1998-99 में ये कोयम्बटूर से लोकसभा के सांसद बने। तमिलनाडु में, जहां पर डीएमके और एआईडीएमके का काफी दबदबा है, वहां बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं था। फिर भी इन्होंने अपने मजबूत इरादों से वहां के विरोधियों को पराजित किया और बीजेपी को एक नई ऊंचाई दी। 17 अगस्त 2025 को एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति का अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन मौजूदा उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, इनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब अगर हम एनडीए के बहुमत को देखें इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो आपको दिखेगा कि वो एनडीए का बहुमत काफी अधिक है, जिस कारण से इनकी जीत पक्की दिखाई देती है। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को। स्टेप बाय स्टेप इसको आराम से समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम 3 रेफरेंस जो आपको पहले बता चुके हैं उसको ही लेंगे। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025, ये बुकलेट निकाला है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इससे भी हम रेफरेंस लेंगे। दूसरा रेफरेंस होगा हमारा इंडियन पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत का है। और तीसरा जो हमारा रेफरेंस होगा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे डीडी बसु ने लिखा है। इस तीनों पुस्तक का हम रेफरेंस से आपको समझाएंगे। इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत का है, उसमें लिखता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कितने सांसद हैं हमारे पास जो चुनाव में वोट डालेंगे।
2025 में सांसदों की संख्या 788 है, यानी कि 788 सांसद है, जिसमें लोकसभा के जो सांसद हैं वो 543 हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं वह 245 यानी कि 245 है। इसमें सबसे खास बात यह है इस चुनाव में कि इसमें राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा वोट नहीं डालता है, जबकि राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता तो ये लोग वोट डालते। इसी मायने में ये अलग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बुकलेट 2025 में इस पूरे प्रक्रिया को बताया गया है। इसमें बताने के दौरान प्रेसिडेंटियल एंड वाइस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत होता है, यह बुकलेट इसमें बताया है। इसके बाद डीडी बसु अपने किताब इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति जो बनेंगे उनके लिए योग्यताएं दी गई है कि क्या योग्यता उनमें होना चाहिए। बहुत सामान्य योग्यता है। सबसे पहले तो उस व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी बात कि वह कम से कम 35 ईयर ओल्ड का हो, 35 साल की उम्र की सीमा प्राप्त कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ का कोई पद धारण नहीं करता हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बुकलेट है उसमें लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करेगा उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो उसे 20 सांसद चाहिए प्रस्तावक के लिए और 20 ही सांसद चाहिए अनुमोदक के रूप में, तो 40 लोग इसके साथ होने चाहिए। साथ ही 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। अगर उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार खड़ा है, उसे 1/6 यानी कि कुल वोट जितना भी है उसका 16.67% वोट नहीं मिलता है तो उसका उस राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत का है वो लिखते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहां पर लगाया गया है, यानी कि STV इसको आप इजी में कह सकते हैं। ये किस प्रकार का मतदान होता है? तो यह एक गुप्त मतदान होता है जिसमें सांसद को जो उम्मीदवार होते हैं उनको प्राथमिकता देनी होती है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक पेज मिला और उस पर तीनों का नाम लिखा रहेगा और उसमें जो है 1, 2, 3 मतलब एक आदमी तीनों लोगों को वोट देगा प्राथमिकता के आधार पर कि हम फर्स्ट में किसको चाहते हैं, ये अगर नहीं बने तो दूसरा कौन बनेगा, दूसरा नहीं बना तो तीसरा कौन बनेगा। इस तरह से चीजें होती है। अब ये बात है कि जो उम्मीदवार जीतने वाला है उसको कितनी वोट मिलेंगे तो वो जीतेगा। तो जितना भी हमारे पास वैध वोट है यानी कि कुल जो वोट है उसका आधा कर लीजिए और उसमें +1 वोट कर दीजिए तो वह जीत जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 395 वोट जिसके पास आ जाएगा वह उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार पहले राउंड में यह कोटा नहीं प्राप्त कर पाता, मान के चलिए कि किसी को इतना वोट नहीं मिला, तो जो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले लोग हैं, जैसे कि 3 लोग हैं, तो जो थर्ड पॉइंट में है कम वोट जिनको मिला हुआ है उनको हम क्या करेंगे, उनके वोट में निकालेंगे कि वहां पर जो उम्मीदवार वोट दिए हैं तो दूसरा रेफरेंस किसको दिए हैं, मतलब दूसरे वाले को प्राथमिकता दे करके वह वोट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब पहले जो सबसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा, अब वोट ट्रांसफर हो गया। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई जीत न जाए, मतलब एक आदमी कोई जीत न जाए तब तक इसी तरह से दूसरा अगर खत्म हो गया तो तीसरे व्यक्ति को जो है वोट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब डीडी बसु ने इस पर लिखा हुआ है, डीडी बसु की किताब में लिखा है कि अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले, पद खाली होने से पहले 60 दिन के अंदर नया चुनाव करा लेना जरूरी होता है। नया चुनाव करा लिया जाता है।
इसके साथ ही इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु दोनों ने बताया है कि अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े अगर कोई विवाद होंगे तो इसको सुप्रीम कोर्ट में निपटाया जाएगा और यह इसका अंतिम फैसला होगा। 2025 में सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बुकलेट में कहा गया है कि एनडीए के पास बहुमत ज्यादा है, जिस कारण से इनकी जीत की संभावना काफी अधिक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। इंडियन पॉलिटी में लिखा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा यह संवैधानिक पद है, जिसके पास कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है, राज्यसभा के सारे कार्यवाही को देखता है। दूसरा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मतलब राष्ट्रपति जी की अगर मृत्यु हो जाए, उनका इस्तीफा दे दें या वो हट जाए किसी भी कारण से, तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य भी जिम्मेदारियां होती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बुकलेट कहता है कि उपराष्ट्रपति दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। साथ ही भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अध्यक्ष भी होता है। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी नेता हैं, जिनका संसदीय और संवैधानिक अनुभव काफी अच्छा है, लंबा है, और इस पद के लिए यह फिट होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रक्रिया है, यह पूरी तरह से राष्ट्रपति जैसा ही होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के लोग वोट डालते हैं, जबकि इसमें नहीं डालते हैं। इंडियन पॉलिटी और डीडी बसु की किताब और हमने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के माध्यम से, रेफरेंस के माध्यम से हमने इस वीडियो को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये इसलिए क्योंकि जब आप किसी एग्जाम को देते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दें, बीपीएससी का एग्जाम दें या कोई भी एग्जामिनेशन दें, जरूरी यह होता है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जो भी सुने, जो भी करें आंसर राइटिंग के दौरान, उसमें रेफरेंस डालना न भूलें। रेफरेंस काफी महत्व का होता है आपके अंक को इंक्रीज करने के लिए। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।